जाएगा। पीछे के लोग आगे आ जाए, पीछे के लोग आगे आ जाए। ठंडी है, दूर दूर बैठोगे तो ज्यादा ठंडी लगेगी, पास में बैठोगे तो कम ठंडी लगेगी। एक कहानी से मैं आप बात को शुरू करूंगा। एक किसान के पास में एक भैंस थी। किसान के पास में भैंस थी और वो किसान अपने भैंस में घंटा बांधता था। इसलिए बांधता था कि रात को भैंस को कोई चोर करके लेके ना जाए। लेकिन चोर भी इस ताक में थे कि भैंस दूध अच्छी देती है, ज्यादा देती है, गांव में सबसे अच्छी भैंस है। उनकी नजर में वो भैंस उनके लिए चुराना जरूरी हो गया था। तो किसान रोज की तरह रखवाली करता था। दो चोर थे, उन्होंने प्लान बनाया और तय किया कि हमें इस भैंस का चोरी करना है। तो जो भैंस जो थी रात को 2 बजे रात को बंधी हुई थी और किसान को रात को 2 बजे नींद लग गई, क्योंकि किसान इसलिए भी कभी कभी निष्फिक्र सोता था कि कहीं अगर कोई भैंस को लेके जाएगा तो उसका जो घंटा है वो आवाज देगा और इससे वो जाग जाएगा और भैंस को पकड़ लेगा। लेकिन जिस दिन चोरों ने मन बनाया, प्लान बनाया, 2 बजे रात को वो आए, किसान सो गया था, तो चोरों ने लगाया दिमाग कि हम इसको लेके जाएंगे तो ये हल्ला करेगा, आवाज आएगी, चोरी कर लेंगे तो हम लोग पकड़े जाएंगे। तो किसान ने जो घंटा बांधा हुआ था भैंस के गर्दन पे, चोरों ने क्या किया, उस भैंस के घंटे को निकाला भैंस से और एक चोर भागा पूरब की तरफ भैंस लेके और कुछ दूर जाने के बाद में एक चोर वो घंटा लेके बजाते हुए पश्चिम की तरफ भागा। बात समझ में आ रही? पश्चिम की तरफ भागा और बजाते बजाते भागा। तो लोगों ने जगह की नहीं, भैंस चोरी हो गई, किसान ने आवाज लगाई। पूरे गांव के लोग जागे, कोई लठ लेके, फरसा लेके, तलवार लेके, तीर लेके किसकी तरफ भाग रहे? किसकी तरफ भाग रहे? और जब दूर जाकर जब वो भाग गया तो उसको पकड़ लिए चोरों ने। तो गांव वालों को क्या मिला? क्या मिला? क्या मिला? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अगर आप लोग आज का जो कार्यक्रम है, इन विशेष विषयों पर जो विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई है, उस पर अगर आपका ध्यान नहीं है तो आपको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप बोल रहे हैं। ये बात तो आपको समझना है। इसीलिए साथियों, गोंडवाना काल में, गोंडवाना के शासन में और गोंडवाना के साम्राज्य में जब हम बात को सुनते हैं, करते हैं, तो हमको ये बताया जाता है कि गोंडवाना के काल में सब लोग सुखी और संपन्न थे। गोंडवाना के समय में कोई दुखी नहीं था। गोंडवाना के काल में कोई भिखारी नहीं था। गोंडवाना के समय में कोई गरीब नहीं था। गोंडवाना के काल में कोई भेदभाव नहीं था, अप्रस्तुत नहीं थी, ऊंच नीच नहीं थी, गैर बराबरी नहीं थी, असमानता नहीं थी। सभी लोग सुखी, साधन और संपन्न से जिंदगी जीने का काम करते थे। लेकिन साथियों, हमारे लोगों ने आज जो कहानी मैंने पिछले बताया है आपको, कि हमारे लोगों ने इस बात को अभी भी नहीं समझा कि हमको जाना कहाँ चाहिए। हमारे लोग जाते वहां हैं जहां पर उनको क्या मिलता है? क्या मिलता है? तो आपको क्या करना है? आपको सोचना है। ये आपका समाज है, ये आपका जमीन है, आपका ये जंगल है, आपका मान हो, सम्मान हो। आपके स्वाभिमान के साथ में कोई खिलवाड़ करे, कोई आपके ऊपर आंच उठाए, कोई आपके ऊपर बुरी नजर से देखे, कोई आपके साथ अन्याय करने का प्रयास करे, तो साथियों आपको ये समझना चाहिए, आपको अपना विचार करना चाहिए, आपको अपने रास्ते अपनाने चाहिए, जिस रास्ते से आप लोग सुखी और संपन्न जिंदगी को जीते थे। कैसे जीते थे? कैसे संपन्न रहते थे? कैसे हमारा समाज गरीब नहीं था?
क्या वो समय ये नहीं था? इस बात को जब आप समझेंगे साथियों तो आपको समझ में आएगा। क्या समझ में आएगा? उस दौर को जब हम देखते हैं तो हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में हमारा समाज कभी भी भागों में बटा हुआ नहीं था। हमारा समाज पूर्व में कभी भी प्राचीन काल से लेके आज के 50 साल पहले तक, भारत की स्वतंत्रता के पहले तक, अंग्रेजों के काल तक ये समाज कभी विभाजित नहीं हुआ करता था। आज हमारा समाज कई रास्तों पे जा रहा है। आज हमारा समाज कई धर्मों पे बटा हुआ है। आज हमारा समाज कई रास्तों पे चल रहा है। आज हमारे समाज के पास में व्यवस्थाएं नहीं बची हुई है और इसीलिए आज जो समाज जो कमजोर हो रहा। आज मुझे बताइए, 1000 साल पहले ये जो धरती थी, वो धरती में कोई अलग से कोई विशेष प्रकार की बनावट नहीं थी। यही एक धरती थी। 1000 साल 10,000 साल पहले भी यही जमीन थी, यही पेड़ थे, यही पानी था, यही हवा था और आज भी है और कल भी ये जमीन की तासीर और ये जमीन के रहने वाले लोग भी वैसे ही रहेंगे साथियों। जब ये पृथ्वी आई, बनी, तैयार हुई, उस समय भी इंसान की प्रक्रिया पैदा होने की जैसी आज है वैसे ही उस समय था। आपको मैं ये कहना चाहता हूँ इस बात के माध्यम से, आखिर क्या हुआ? ऐसा क्या बदलाव हुआ इस धरती के ऊपर? ऐसा कौन सा समय आ गया हमारे साथ और ये क्या हो गया? ये जो समाज राजा था ये रंग हो गया। ये जो समाज राजा था वो रंग हो गया। क्या आपने कभी इसके बारे में विचार किया? क्या आप कभी सोचते हैं ये जो समाज मालामाल था, ये जो समाज धनवान था, ये समाज एकजुट रहने वाला समाज था, सबके साथ मिलजुल के भाईचारे के साथ जीने वाला समाज था, आज वो समाज दर-दर की ठोकरें खा रहा है। सोचते हैं इस बारे में? विचारते हैं इस बारे में? नहीं विचारते। आपको क्या लगता है कि सरकार आपके बारे में विचार करेगी? आपको क्या लगता है कि दूसरे धर्म के लोग आपके बारे में विचार करेंगे? क्या आपको यह लगता है कि दूसरे जात के समाज के लोग आपके बारे में विचार करेंगे? और यदि आपको ये लग रहा है तो मैं मानता हूं और ये कार्यक्रम, ये आंदोलन कभी भी सफल होने वाला नहीं है। ये समाज आपका है। ये जो मेरे सामने बैठे नस्ल हैं, ये जो बच्चे हैं, ये जो भविष्य है, इनके बारे में सोचने के लिए आपको ही काम करना पड़ेगा। आपको आगे आना पड़ेगा, आपको बात करनी पड़ेगी, आपको चर्चा करना पड़ेगा, आपको समझाना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा, आपको एकजुट होना पड़ेगा, आपको लड़ना पड़ेगा, आपको संघर्ष करना पड़ेगा, तब जाके ये समाज सुरक्षित और व्यवस्थित हो पाएगा। साथ आज तक मैं जब अक्सर इस बात को बोलता था, आज भी बोल रहा हूं। अभी पिछले दिन आए थे, 2-3 महीने पहले सोनाली में कार्यक्रम था, वहां भी इस बात को मैंने कहा था। हम जिस समाज को जगाने के लिए आए हैं, हम जिस समाज को मजबूत करना चाहते हैं, उसकी कोई अपनी संसाधनों की जो व्यवस्था होती है, वो संसाधनों की व्यवस्था खत्म हो गई। अभी उसके पास कुछ नहीं है। केवल और केवल हमारे पास एकमात्र विरासत है, वो हमारी सांस्कृतिक विरासत है। और वो सांस्कृतिक विरासत आपको यहाँ झलक रही है, आपको देखने को मिल रही है। उससे भी हमारे लोग परहेज कर रहे हैं, उससे भी हमारे लोग दूर कर रहे हैं, उस पर भी हमारे ही लोग उपहास करने का काम कर रहे हैं। कब तक भागोगे आप अपनी व्यवस्था से? कब तक आप संस्कृति से भागोगे? कब तक आप अपनी व्यवस्थाओं से दूर रहोगे? कब तक आप दूसरे धर्मों के आचरण पाचरण करते रहोगे? कब तक आप दूसरों की बातों का प्रचार प्रसार करोगे? यदि ये करते रहोगे सगाजनों, तो आपका कभी भी भला होने वाला नहीं है और आपको अपना कुछ मिलने और हासिल होने वाला भी नहीं है। मैंने इस बात को जोर से कहा है कि हमारे मध्य प्रदेश के अंदर में 1,62,00,000 से बड़ी आबादी है मध्य प्रदेश में ट्राइबल की, जो हमारा मूल समाज है, आदिम समाज है। 2.25 करोड़ की आबादी पहुंच गई हमारे मध्य प्रदेश में आज के डेट में। इस 2.25 करोड़ की समाज वाला के पास में आज एक स्कूल नहीं है। अभी मरकाम जी बोल रहे थे कि हमारे बच्चों के साथ में एकलव्य विद्यालय में गलत हो रहा है, दुर्व्यवहार हो रहा है। मुझे बताइए, अगर आप इतना बड़ा आपका समाज है,
आपने राज और पाठ किया इस धरती पर, सोने के सिक्के आपने चलाए, आपने सब कुछ इस जमीन पे किया। ये जमीन आपकी है, इस जमीन के ऊपर क्या आप एक स्कूल नहीं बना सकते? ये जमीन आपकी है, गोंडवाना का राज आपका था, ये धरती आपकी है। आप चीख चीख के बोलते हो। मुझे बताइए, क्या एक लफ्ज से अच्छा स्कूल आप यहाँ नहीं बना सकते? बना सकते हैं कि नहीं बताइए? कौन सोचेगा इसके बारे में? रावल साहब उनके जी सोचेंगे, साधना उनके सोचने आएंगी, अंशुल जी इस बारे में सोचेंगे। साथियों, यदि ये विचार हम लोग लेके नहीं आएंगे तो ये 2.25 करोड़ की आबादी वाला मध्य प्रदेश में जो हमारा समाज है वो कभी शिक्षित नहीं हो पाएगा। हमारे लोग इस बात को बड़े जोर से उठाते हैं आवाज कि हमारे पास शिक्षा नहीं है, हम शिक्षा से पीड़ित हैं, शिक्षा से कमजोर हैं, शिक्षा से गरीब हैं, हमारे लोगों में, हमारे समाज में शिक्षा नहीं है। तो शिक्षित कौन करेगा? शिक्षा की व्यवस्था कौन बनाएगा? और मैं भी बोल रहा हूं इस बात के साथ में कि साथियों, सगाजनों, इस शिक्षा की व्यवस्था पुराने समय में हम देखते हैं तो गोटुल हमारे हुआ करते थे। उस गोटुल को पूरी यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, वो गोटुल के नाम की, और वहां पर पूरे समाज को शिक्षा और दीक्षा देने का काम होता था। पूरे समाज को पढ़ाने लिखाने का काम होता था। वो गोटुल एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें महिलाओं को, बच्चों को, नौजवानों को सामाजिक संस्कार, सामाजिक शिक्षा, सामाजिक दीक्षा और जिंदगी में कैसे जीने और मरने का रास्ता होगा, वो रास्ता गोटुल के माध्यम से दिखाया जाता था। वो समय गोटुल का था, आज स्कूल का है। तरीका नहीं बदला, नाम बदले, तरीके नहीं बदले। हमारे समाज की भी व्यवस्था की जरूरत है। हमारे समाज में इस बात की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। आप देखिएगा, कभी भी बनिया का लड़का, उनके बेटा और बेटी हमारे साथ पढ़ते हैं नहीं। आप इतने लोग बैठे हैं, बताइए, क्या कभी बनिया समाज के, जैन समाज के लड़के और लड़के हमारे साथ पढ़ते हैं क्या? नहीं पढ़ते, क्योंकि उनके महर्षि विश्वविद्यालय होते हैं, दिगंबरी उनका स्कूल होता है, जैनेन्द्र उनका स्कूल होते हैं, उनकी व्यवस्थाएं संचालित होती है। वो अपने बच्चों को वहां से शिक्षा दीक्षा देते हैं और वो देश की प्रथम पंक्ति की जो पोस्ट है IAS और IPS की शिक्षा देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके समाज की व्यवस्था है। हम लोग भाषा के लिए लड़ते हैं। हमारी साधना बहन भी बोल रही थी, दुर्भाग्य है कि मैं ऐसे क्षेत्र में हूँ या मेरे माँ बाप ने, मेरे पिताजी ने गोंडी भाषा नहीं बोलने के कारण वो नहीं सीख पाई। इस बात को मैं भी स्वीकार करता हूँ। आप मुझे बताइए, मुसलमान का बच्चा कभी इस बात को बोलता है क्या? मुसलमान का समाज ये बोलता है कि हमारी भाषा को साथ खिलवाड़ हो रहा है, हमारी भाषा को बचाया नहीं जा रहा है, हमारे साथ में भाषा को अलग किया जा रहा है? क्या ये बात वो बोलता है? बताइए, बोलता है क्या? कभी नहीं बोलता, क्योंकि उनका मदरसा चलता है। क्या चलता है? वो प्राइमरी स्टेज से अपने बच्चे को मदरसा में भी भेजते हैं और दूसरी तरफ देश की जो शिक्षा है, देश में जो व्यवस्था चल रही है, उस व्यवस्था में भी पहली से लेकर पूरे ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई कराने का काम करते हैं। आप कहते हैं सरकार हमारी भाषा को बचाएगी और वो कहते हैं हमारी भाषा को हम बचाएंगे। आज हमारे पास में हमारे छोटे छोटे केंद्र नहीं है, एक एकेडमी हमारे पास नहीं है। और मैं चाहता हूं मेरे साथ में जितने मंच पर बैठे लोग, आपसे मैं कहना चाहता हूं, अगर इस समाज को आप खुशहाल और समृद्ध देखना चाहते हो तो आपको छोटी छोटी संस्थाएं बनाने की जरूरत है। साथियों, मेरा एनालिसिस है, मेरा अध्ययन इस बात में है कि मैं पूरे मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं। एक भी स्टेट लेवल का कोई इंस्टीट्यूट नहीं है। आप बताइए, 2.25 करोड़ की आबादी वाले समाज के पास में अपने बच्चों को IAS, IPS, कलेक्टर, तहसीलदार, थानेदार, TI बनाने के लिए एक स्कूल, एक एकेडमी, एक संस्था नहीं है। आप सोचिए, काम कौन करेगा? आप बताइए मुझे, ये कौन काम करेगा? अगर आप कहते हो कि ये काम दूसरे आपके लिए करेंगे तो भूल जाइए और इस गरियस में मत रहिए कि आपका भला होने वाला है। ये जवाबदारी हमको लेनी पड़ेगी, हमको अपने संस्थान डेवलप करने पड़ेंगे, हमको अपनी व्यवस्थाओं का निर्माण करना पड़ेगा, हमको अपने संसाधन जुटाना पड़ेगा, हमको अपनी ताकत को बनाने के लिए संसाधनों को मजबूत पंक्तियों में लाके खड़ा करने की जरूरत है।
एक इंडस्ट्री नहीं है हमारी। बड़ा कष्ट होता है मुझे, मैं भी जब पढ़ लिख के काम ढूंढ रहा हूं, हमारे समाज के नाम की एक इंडस्ट्री नहीं है। पूरा समाज खेती का काम करता है, पूरा समाज अनाज उगाता है, पूरा समाज अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है ईमानदारी से, लेकिन जो हमारे किसान हैं उन किसानों के लिए हम लोग एक सोसाइटी नहीं बना पाए। इतनी बड़ी आबादी वाला समाज के पास में एक बीज विपणन कंपनी नहीं है, एक खाद इंडस्ट्री नहीं है, एक उद्योग नहीं है। सोचने वाली बात है साथियों, विचार करने वाली बात है। आप कब तक दूसरों को कोसते रहोगे, कब तक दूसरों को गाली बकते रहोगे, कब तक उनको गलत करते रहोगे। आप जिस बनिया की बात करते हो, जिस ब्राह्मण की बात करते हो ना, वो बड़े शिद्दत से सालों साल एक जगह पे बैठ के मंदिर का निर्माण करता है। रोड में बैठ के सालों साल, चबूतरे में बैठ के, और सालों साल बैठ के एक मंदिर का निर्माण करता है। उस मंदिर में जब वो मंदिर का 10 साल बाद निर्माण हो जाएगा तो उनके बच्चों के लिए बाजू में सरस्वती शिशु मंदिर का उद्घाटन हो जाएगा। होता है कि नहीं, आप बताइए। सरस्वती शिशु मंदिर बन जाएगा, उनके स्कूल डेवलप हो जाएंगे, प्राइमरी स्टेज से उनका प्राइवेट कॉलेज बन जाएगा। वो अपने समाज को, अपने बच्चों को, अपने शिक्षा दीक्षा को, अपने इतिहास को, अपने पुराण को, अपने ज्ञान को उस तरीके से वितरित करने का काम और ट्रांसपेरेंसी के साथ ट्रांसफर करता अपने आने वाली पीढ़ी के साथ। हम क्या करते हैं, अभी हम पिछले 20-30 सालों से भाषण देने का काम कर रहे हैं। एक भी आदमी ने एक पहल नहीं किया, एक भी आदमी ने हमने पहल नहीं किया। जितने बोलने वाले हैं, जितने नीचे सामने बैठे हैं, किसी ने ये विचार नहीं लाया क्या हमारे समाज के लोग हमारे कॉलेज को बना सकते हैं। आप कहते हैं कि हमारे इतिहास को कोई नहीं पढ़ाता, मैं भी मानता हूँ इस बात को। जब मैं 6वीं और 7वीं पढ़ता था तो एक पन्ने में रानी दुर्गावती के बारे में बात आई थी। हम उस समय पढ़े थे 2006-7 में, जब हम पढ़े थे तो हमको लगा था कि होगी कोई रानी दुर्गावती गौड़ समाज को। उस समय भरोसा भी नहीं हो रहा था, क्योंकि गौड़ और गौड़ दो एक शब्द है। गौड़ ब्राह्मण होता है, गौड़ आदिवासी ट्राइबल होता है, तो भरोसा नहीं था कि ये भी हमारे जात की नहीं होगी उस समय। आज समझ में आता है कि हमारा छोटा सा संक्षिप्त इतिहास बताया गया। जिस रानी ने मुगलों के साथ लड़ी, अंग्रेजों के साथ लड़ी, उसके छोटे से पन्ने में बताया जाता है। और हम भी कहते हैं मंच के माध्यम से, हमारे लीडर भी कहते हैं कि हमारे बारे में, हमारे इतिहास को पढ़ाया नहीं गया है। आप मुझे बताइए, कौन पढ़ाएगा आपके इतिहास को, कौन बताएगा आपके इतिहास को? वो सरस्वती ज्ञान मंदिर वाले क्यों बताएंगे उनकी किताब में उनको बच्चों को? आपके बच्चे हैं, आपका समाज है, आपके क्रांतिकारी हैं, आपके विचार हैं, आपके सम्मान के लिए आपको अपना इतिहास लिखने की जरूरत है और अपनी यूनिवर्सिटी निर्माण करके अपने समाज को वहां पढ़ाने की जरूरत है, ताकि हमारा युग तक हमारा इतिहास को संजोया और संवारा जा सके। साथियों, इस पर विचार करना पड़ेगा, इस पर सोचना पड़ेगा, इस पर काम करना पड़ेगा, इस पे जमीन पे उतारने की जरूरत है। मैं आपके साथ हूँ, समाज के साथ हूँ। हम भरोसा दिलाते हैं, हम यदि तय कर ले तो हर चीज का निर्माण हम लोग कर सकते हैं। साथ में आज हम लोग बड़े बड़े मामलों में जब उलझते हैं, इतना बड़ा समाज हमारा, 2 करोड़ की आबादी वाला समाज, जब बड़े बड़े मामलों में, बड़े बड़े उलझनों में हम फंसते हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते हैं, तो मैं ये बता दूं, अभी कोई एक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अच्छा वकील हमारा समाज का और जात का नहीं मिलता। बताइए कमल मरकाम जी, आपको हाई कोर्ट में कोई आदिवासी वकील मिला हो जिसके फैसले बिल्कुल सिद्ध करने में दम रखता हो? वकील बहुत सारे बन रहे हैं, लेकिन कोई स्पेशलिस्ट आज भी वकील हमारे पास नहीं है। मुझे बड़ा दुख है कि इतनी बड़ी आबादी वाला समाज के पास में एक सुप्रीम कोर्ट में वकील नहीं हमारा जो हमारी लड़ाई को लड़ सके। एक हाई कोर्ट में हमारा वकील नहीं मिल सकता जिस बात को हम लड़ सके। और हम यहाँ से गाली देते हैं कि वो हमको लूटते, वो हमको फसूटते हैं। अरे जब तुम्हारे मामले जब तुम्हारे ऊपर आते हैं तो तुम किसके पास जाते हो? अभी किसके पास जाते हैं? उन्हीं के पास जाते हैं जिनको हम इस मंच से गाली दे रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, इस बात का आशा ये है कि हमको अपनी ताकत, अपनी व्यवस्था और अपने संसाधन निर्माण करने की जरूरत है। मैं हर साल, हमारा समिति है, एनजीओ है, मैं उसका हर साल ऑडिट करवाता हूँ। उसका 25 से 30 हजार रुपए हर साल हम ऑडिट का खर्च करते हैं। मैं हैरान हूँ इस बात पर, अंकुर भाई आपसे भी कहना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में एक भी आदिवासी चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है। एक भी आदिवासी मध्य प्रदेश में सीए नहीं है, चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, ऑडिट करने वाला नहीं है। आप पता करवा लीजिए पूरे
भोपाल में, छिंदवाड़ा में, सिवनी में, जबलपुर में, सतना में, रीवा में, कटनी में, सीधी में, सिंगरौली में मैं ढूंढ रहा हूँ कोई हमारा आदमी ऑडिट करने वाला मिले। हमारी छोटी छोटी संस्थाएं हमने बनाई है, हम उनका ऑडिट करवा सके और सरकार के सामने अपना जो लेन देन है वो प्रस्तुत कर सके। सोचने वाली समाज है कि क्या हमारे समाज ने ये एक चार्टर्ड अकाउंटेंट पैदा नहीं कर पाया, हमारे समाज ने एक वकील पैदा नहीं कर पाया, हमारे समाज ने सुप्रीम कोर्ट में वकील होने लायक नहीं बनाया। कब तक हम केवल गालियां और गालियां देते रहेंगे, आप मुझे बताइए। हमको रास्ते बदलने पड़ेंगे, हमको तरीके बदलने पड़ेंगे, हमको सोचने का नजरिया भी हमको बदलना पड़ेगा। हम दूसरों को गाली देने की बजाय अपनी ताकत को बढ़ाने का काम करें, अपनी शक्ति को निर्माण करने का काम करें, अपनी भरसक मेहनत करके अपने समाज को खड़ा करने का काम करें। और आज इसी उम्मीद की जरूरत है, आज इन्हीं संसाधनों की जरूरत है, आज इन्हीं व्यवस्थाओं की जरूरत है। साथ में मध्य प्रदेश की विधानसभा में 47 सीट ट्राइबल की, मध्य प्रदेश की विधानसभा में 47 सीट जो रिजर्व है, अनुसूचित जनजाति का ही सदस्य लड़ेगा। कोल लड़े, भील लड़े, प्रधान लड़े, बेगा लड़े, ओझा लड़े, उरांव लड़े, संथाल लड़े, कोई भी लड़ेगा, एक पूरी सीटों में ट्राइबल समाज का व्यक्ति लड़ेगा और विधायक वो बनेगा। लेकिन मुझे आश्चर्य होता है, हमारे जिलाध्यक्ष साहब से मैं कहना चाहता हूँ, राजभवन सिंह जी बताइए, ये समाज आज भी मध्य प्रदेश में एक निर्दलीय विधायक बना सकता है? 2.25 करोड़ की आबादी वाला समाज आज भी एक निर्दलीय विधायक अपने दम पर नहीं बना सकता। और अगर गोंडवाना आंदोलन ने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी दिया तो ये समाज इतना कमजोर हो गया है कि उस पार्टी को सहयोग करने के लिए 10 रुपए भी नहीं दे सकता है। सोचने वाली बात है। न हम खुद की ताकत खड़ी करना चाहते हैं, न संगठन की ताकत खड़ी करना चाहते हैं। कौन लड़ेगा आपकी लड़ाई, कौन बोलेगा आपके लिए? हमको भी डर लगता है। मैंने अभी हमारे साथियों से जिक्र किया कि जब हम दीपक मोराबे के साथ हम तो 2017 में जब इस रास्ते से आए थे तो बाढ़ सागर के बाद जब हम उतर रहे थे नीचे साइड घाट में, हमारी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया। पेट्रोल जब खत्म हो गया तो हम लोग डरे हुए थे। हमने बहुत सारे लोगों से मदद मांगी, हमको मदद करने वाले लोग नहीं मिले। उस समय अलारी जिले हम लोग सब बहुत इतने फोन के बारे में ज्यादा नहीं समझते कि फोन पे, गूगल पे, पेटीएम ये सब आता है। कोई मदद नहीं करता है आज हमारे लिए। हमारे समाज के लोगों से मैं कहना चाहता हूं साथियों, यदि हमने ये भाव को पैदा नहीं किया, अपनापन को पैदा नहीं किया, अपने भाई को भाई नहीं कहा, अपने दोस्त को दोस्त नहीं कहा, अपने साथी को साथी नहीं कहा, अपने समाज को समाज नहीं माना, तो ये समाज कभी बचने वाला नहीं है। और कहा भी ये बात को जाता है कि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता वह समाज नया इतिहास को रच भी नहीं सकता। आपने सोशल मीडिया में एक बड़ा अच्छा उदाहरण हम लोग देखते हैं। ये जो सब कारण पैदा होने का कारण क्या है? हम लोग कभी बैठक करते हैं तो हम विचारते नहीं है। हम ये बात तो सोचते हैं कि हम सेंदूरा में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजन कराएंगे और हम अपनी ताकत दिखाएंगे। हम ये भी सोचते हैं कि जबलपुर में इकट्ठा होंगे सारे आदिवासी मध्य प्रदेश के और अपनी ताकत दिखाने का काम करेंगे। हम ये भी सोचते हैं कि भोपाल में हम सारे आदिवासी इकट्ठे होंगे और हम अपनी ताकत दिखाने का काम करेंगे। मैं मानता हूं इस बात को, काफी हद तक मैं सहमत हो सकता हूं, लेकिन पूर्ण रूप से मैं इस बात को सहमत नहीं हो सकता। आप पिछले दिन देखिएगा, मध्य प्रदेश में घटना घटी है जिसमें मेरे अनुमान से लाखों की संख्या में दलित आदिवासी इकट्ठे हुए चंद्रशेखर जी का नेतृत्व में, और उन्होंने एक लाइन बोल के गए कि मध्य प्रदेश में आदिवासी मुख्यमंत्री बनाएंगे। बोल के गए कि नहीं गए? और गोंडवाना आंदोलन भी कहता है और अंशुल मरकाम जी कहते हैं कि रावण साहब को मुख्यमंत्री बनाएंगे। मुझे बताइए, मैं तो बनने को तैयार हूं अगर अंशुल साहब मरकाम जी कह रहे हैं तो मैं कुर्सी छोड़ूंगा नहीं। लेकिन आज हमारा समाज एक विधायक नहीं बना पा रहा है, इतनी बड़ी आबादी वाला समाज। तो अंशुल साहब जी क्या मुझे मजाक में सपने दिखा रहे हो? मजाक में दिखा रहे हो? सोचिए साथियों, हमारे साथ जो व्यवस्थाओं का जो नजरिया है, हमको मूल्यांकन करना पड़ेगा। हम लोग कभी परीक्षण नहीं करते।
मैं अलारी जी को बोलने वाला था आने के पहले कि अलारी जी, मैं पिछले लगातार कई सालों से आपके क्षेत्र में आता हूँ। कई बार मैंने बोला, मैयर से मकाम जी को भी मैंने बोला कि आप कभी प्रशिक्षण के कार्यक्रम क्यों नहीं कराते, कभी कैडर के कार्यक्रम क्यों नहीं कराते। अब जब भी बुलाते हो हमको मंच में भाषण देने के लिए बुलवाते हो कि रावण से आएंगे, अच्छा बोलेंगे, ताली बजाएंगे, लोग खुश होकर जाएंगे। आपकी राजनीति तो चमक सकती है, कुछ लोगों को मजा आ सकता है, लेकिन मैं आप सबके साथ कहना चाहता हूं, हम विचार सब करेंगे। आप विचार करने के लिए बुलाइए कि सेंदूरा में हम कैसे स्कूल खोल सकते हैं, हम कैसे अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट शुरू कर सकते हैं, हम कैसे अपने उद्योग को डेवलप कर सकते हैं, हम समाज में कैसे वकील पैदा कर सकते हैं, समाज की कंपनी कैसे लगा सकते हैं, समाज की जमीन को हम कैसे संरक्षित कर सकते हैं, गोटुल पेंथाना को कैसे बचा सकते हैं, जमीनों पर कैसे कब्जा किया जा सकता है, इसके बारे में विचार करने का समय है। आज भाषण देने का समय नहीं है, सोचने का समय है। आप जिन दुश्मनों से लड़ रहे हो, जिन ताकतों के खिलाफ आप बोल रहे हो, 100 साल आगे चल रही वो ताकतें। कितने साल? अभी मरकाम जी ने बोला था कि 2025 आने वाला है, 100 साल पूरे होने वाले हैं और हमने शुरुआत भी नहीं किया है ना। गंभीर बात, उसके 100 साल होने वाले हैं। उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट बन गई, कई राज्यों में उनकी सरकार है, उनके स्कूल है, कंपनी है, इंडस्ट्री है, उद्योग है, वकील है, प्रोफेसर है, जज है, फैसले देने वाले उनके, खरीदने वाले उनके, बेचने वाले उनके। 100 साल आगे चले गए वो लोग और हम अभी सोचने के लिए, विचार करने के लिए, बैठने के लिए भी तैयार नहीं हुए हैं। बताइए हम कैसे समाज की रक्षा और सुरक्षा करेंगे। हम ये कभी नहीं सोचते कि हमारा आदमी काम करने जबलपुर जाता है, नागपुर जाता है, इंदौर जाता है, भोपाल जाता है, गुजरात जाता है, बाहर जाता है, हम उसको यहाँ कैसे संसाधन उपलब्ध करा सकते हैं। साथियों, नियम तो बहुत बन गए, कानून भी बहुत बन गए, हम मानते हैं, लेकिन उन कानूनों को इम्प्लीमेंट कराने के लिए, उनको धरातल में रखने के लिए, उनका उपयोग करने के लिए, और वो लोग जो उपभोग करना चाहते हैं उन कानूनों का, उन नियमों का, वो आज भी तैयार नहीं है। मुझे बड़ी खुशी हुई, मैंने अभी साथी से पूछा, हमारे जिला अध्यक्ष जी से, नरेश जी से बात हो रही थी, तो इन्होंने कहा, मैंने पूछा बताइए कि यहाँ ये अधिसूचित क्षेत्र घोषित है कि नहीं है। सतना जिला 7 विधानसभा है, कोई अधिसूचित क्षेत्र है कि नहीं। हमारे सिवनी में 5 विकासखंड है, तो उन्होंने कहा कि अधिसूचित क्षेत्र नहीं है, ये माडा पैकेट क्षेत्र है। कितने लोग समझते हैं माडा पैकेट को? बताइए सामने बैठे लोग, या इधर कोई समझता हो तो बताइए माडा पैकेट क्या होता है। कोई नहीं जानता। तुम्हारे अधिकार को नहीं जानते, तुम्हारी ताकत को नहीं जानते, तुम्हारे कानून को नहीं जानते। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, माडा पैकेट का मतलब ये है कि अभी जो मध्य प्रदेश में सरकार ने जो पेशा एक्ट को घोषित किया है, उससे भी बड़ी ताकत माडा पैकेट के अंदर आदिवासियों को दिया गया है। ये बात नहीं मालूम हम लोगों को? आप बताइए। विशेष तरीके का अनुदान, विशेष तरीके का अधिकार और विशेष तरीके से उस क्षेत्र की जनजातियों को उठाने के लिए, प्रोत्साहन करने के लिए, उनके आर्थिक मदद करने के लिए, उनके क्षेत्र में नाली, स्कूल, बिजली, सड़क बनाने के लिए विशेष प्रकार का अनुदान भारत सरकार की तरफ से माडा पैकेट को दिया जाता है। ये वो क्षेत्र है, बहुत बड़ी ताकत में है आप, लेकिन हमको साथियों मालूम नहीं है, क्योंकि हम जागरूक नहीं है। और जो जागरूक करने वाले लोग आए हैं, तो हम उनके साथ जागरूक होना भी नहीं चाहते, इसलिए तो चुपचाप धीरे धीरे उठ के चले जा रहे हैं। जा रहे कि नहीं जा रहे? किधर जा रहे हैं? वो चोर ने क्या लेके भागा है? क्या लेके भागा है? उधर लेने जा रहे हैं, और उधर जाएंगे तो उनको क्या मिलेगा? समझने वाली बात है। मैं ये बात को विचारने के लिए आपके बीच में छोड़ के जा रहा हूं। इस पे हमको काम करना पड़ेगा। हमको अपनी संस्थाओं को डेवलप करने की जरूरत है, अपने इंस्टीट्यूट डेवलप करने की जरूरत है, अपने संसाधनों को मजबूत करने की जरूरत है। शिक्षा का भी संस्थान यदि आपको आज अपने जात का, समाज का खोलना है साथियों, मैं गारंटी दे रहा हूं, ये सरकार नहीं खोलने वाली। 2 यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश में, 3 मध्य प्रदेश में 3 यूनिवर्सिटी है।
अमरकंटक यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी के नाम में आदिवासी जनजाति यूनिवर्सिटी बनाया। जबलपुर में रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी बनी हुई है और अभी नया घोषित किया इन्होंने राजा शंकर साई यूनिवर्सिटी छिंदवाड़ा। आप मुझे बताइए, तीनों यूनिवर्सिटी में मिलकर बता दीजिए मुझे कि किसी ने अगर पांच पारिकों लिंगों के बारे में वहां की हिस्ट्री में, अगर यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री में भी आपने पढ़ा हो तो मुझे बता दीजिए कि ऐसा हो रहा। तीनों यूनिवर्सिटी में राजा शंकर साहब के बारे में नहीं बताया गया, तीनों यूनिवर्सिटी ने उस पर अध्ययन नहीं किया। मुझे आज तक, मेरी जानकारी बता रहा हूं, मुझे आज तक एक ऐसा कोई फेलोशिप नहीं मिला, ऐसा कोई स्कॉलर नहीं मिला, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जो पीएचडी कर रहा हो राजा शंकर साहब के ऊपर, गोंडवाना साम्राज्य के ऊपर, गोंडी भाषा के ऊपर, रानी दुर्गावती के ऊपर, बिरसा मुंडा के ऊपर, जबकि हमारी 3 यूनिवर्सिटी है मध्य प्रदेश में हमारे नाम की। जिस जबलपुर की रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी में रानी दुर्गावती के बारे में नहीं पढ़ाया जाता है। वो यूनिवर्सिटी जबलपुर की रानी दुर्गावती का बलिदान दिवस नहीं मनाती है। वो जबलपुर की रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी वो रानी दुर्गावती के जयंती को नहीं मनाती है। सोचिए आपके साथ क्या होगा, ये सोचते हैं हम लोग क्या? इसलिए मैं कह रहा हूं, आपने सुना होगा पंडित जवाहरलाल यूनिवर्सिटी, आपने सुना होगा, सुना है कि नहीं सुना? सुने? सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी भी है, सरदार वल्लभ भाई यूनिवर्सिटी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, महर्षि यूनिवर्सिटी आपको मिलेगी, माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी मिलेगी, द्विवेदी यूनिवर्सिटी मिलेगी, चौबे यूनिवर्सिटी मिलेगी, मिश्रा यूनिवर्सिटी मिलेगी, लेकिन गोंडवाना को यूनिवर्सिटी नहीं मिलेगी। और जो है हमारे नाम की, उनमें हमारी कहानी भी नहीं मिलेगी, क्योंकि हम केवल देख सकते हैं, बोल नहीं सकते, कह सकते हैं लेकिन लिख नहीं सकते, पढ़ सकते हैं लेकिन पढ़ाने लायक बन नहीं सकते। ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। कहने का मतलब मेरा ये है साथियों, अगर हम लोग उंगली खड़ा कर रहे हैं, उंगली दिखाने का काम कर रहे हैं, तो उंगली जब इधर मुड़ती है तो हम पे भी सवाल करती है कि तुम क्या कर रहे हो, हम क्या कर रहे हैं, हम अपने समाज के लिए क्या कर रहे हैं, हम क्या दे रहे हैं अपने समाज को, कैसा बनाना चाहते हैं ये समाज को, कितना खुशहाल देखना चाहते हैं, कैसे समृद्ध देखना चाहते हैं, ये सभी लोग सपने देखते हैं, लेकिन ये कैसे बनेगा ये कोई देखना नहीं चाहता है। आप भी चाहते हैं, वो भी चाहते हैं, ये काम मैं करूं, ये काम ये करे, लेकिन हम नहीं करना चाहते हैं। ये समस्या हमारे ऊपर, हमारे समाज के लिए है। ये बात हमारे लिए, हमारे सामने, हमारे लिए लागू होती है। इसके बावजूद भी हम लोग चिंतन मनन नहीं करते। हम करते हैं तो उनकी विचारधाराओं पे चिंतन करते हैं, हम उनकी व्यवस्थाओं पे बात करते हैं, हम उनकी अर्थव्यवस्था को लेकर बात करते हैं, हम उनके धर्मों को लेकर बात करते हैं, हम उनके तरीके तौर को लेकर बात करते हैं, अपने को लेकर कभी विचार और बात नहीं करते। क्यों नहीं करते भाई? कौन रोक रहा है आपको? सरकार रोक रही है क्या ऐसा करने से आपको? क्या संगठित होने से सरकार रोक रही है क्या आपको? क्या कोई धर्म आपको रोक रहा है कि आदिवासी इकट्ठे मत होइए? क्या आपको कोई जाति ब्राह्मण बनिया ठाकुर रोकता है आपको कि आदिवासी एकजुट मत होइए? कौन रोक रहा है आपको? कौन बोलता है आपको? कोई नहीं बोलता है, लेकिन आप खुद एक होना नहीं चाहते, और होने का और करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं तो करने भी नहीं दिया जाता, और करने वालों के ऊपर कई तरीके के सवाल खराब करके आप अपने लोगों पर विश्वास और भरोसा नहीं करते। कहने का आशा यही है साथियों मेरा, बड़े सोशल मीडिया में एक बात चलती है, हम लोग पढ़ते हैं कि जो अंगूर का जो गुच्छा होता है, अंगूर का जो गुच्छा होता है उसकी कीमत बड़ी शानदार और ज्यादा होती है, और जो अंगूर टुकड़ों में बदल जाता है, यानी कि एक एक टूट जाता है, उसकी कीमत कुछ और होती है। यानी कि गुच्छे में रहोगे, यानी कि संगठित रहोगे, तो आपकी कीमत, आपका मान और सम्मान बना रहेगा, और यदि आप इस तरीके से दानों दानों में बटे रहोगे तो आपका सम्मान और आपकी कीमत बनने वाली नहीं है। यदि आप
अपनी ताकत का निर्माण करना चाहते हैं, यदि हम अपनी शक्ति का निर्माण करना चाहते हैं और देश और दुनिया में मान और सम्मान के साथ स्वाभिमान को बढ़ाते हुए, अपने सर को ऊंचा रखते हुए, अपनी बहन बेटियों की इज्जत को बनाते हुए, हमारे समाज को आगे ले जाते हुए जीना चाहते हैं और ऐसा देखते हुए खुश होना चाहते हैं, तो हमारे अंदर ये गुण विकसित करना पड़ेगा और हमारे समाज को इस रास्ते पे लाना पड़ेगा कि वो टुकड़ों में ना बटे, वो गुच्छों से अलग ना हो, वो छोटे छोटे भाग हैं उससे ना बचे साथियों। यदि ऐसा होगा तो हमारा समाज का विश्वास और हमारी शक्ति कमजोर होगी और हम गुच्छे में रहेंगे, हम संगठित रहेंगे, तो हमारी ताकत और मजबूती बनी रहेगी। ऐसा प्रयास अब हमको करने की जरूरत है और ये काम केवल प्रेम सिंह अलाड़ी का नहीं है, ये काम केवल शैलेंद्र सिंह जी का नहीं है, ये काम केवल पेंद्रो जी का नहीं है, ये काम मसराम जी का नहीं है, ये काम केवल रावण साहू जी का नहीं है, ये काम हम सबको करने की जरूरत है। हमारे सामने जो बैठी जो नस्ल है, जो बच्चे हैं, आने वाला भविष्य है, इनके विश्वास और इनके लिए हम सबको एक साथ आके सबको जिम्मेदारी लेने की जरूरत है। आज मुझे बताइए, पिछले 5-7 सालों से मैं सतना में आता हूँ बात करने के लिए, सतना के लोगों ने एक लड़का पैदा नहीं कर पाया कि मंच से आके अच्छी बात कर सके समाज के लिए। अवसर है कि नहीं, आप बताइए। हम तो सिवनी से बुलाते हैं, 350 किलोमीटर से मैं यहाँ आया हूँ, मेरी पत्नी की तबीयत खराब है, मेरे भाई की तबीयत खराब है, पैसे नहीं है जेब में, हम उतना दूर से यहाँ आपको बातचीत करने के लिए आते हैं और इसलिए भी आ जाते हैं कि मेरा समाज वहाँ हमारा इंतजार कर रहा है। हमारा समाज यहाँ का हो, चाहे मंडला का हो, बालाघाट का हो, छिंदवाड़ा का हो, जबलपुर का हो, राजस्थान का हो, गुजरात का हो, छत्तीसगढ़ का हो, कहीं का भी हो, उसका दर्द हमारे दिल में है, उसका दर्द को हम समझते हैं। हमें हमारी जरूरत है हम समाज के सुख दुख को समझें, इसलिए हम लोग यहाँ तक पहुँचने का काम करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि इतना सब कुछ होते हुए भी और इतना बोलते हुए भी, इतना कहते हुए भी, अगर हम अपने समाज के नौजवानों को मंच में बोलने लायक, लड़ने लायक, कहने लायक नहीं बना पा रहे हैं, तो दुर्भाग्य सतना जिले का और सतना के लोगों का मैं ये कहना चाहता हूँ। सर मैं इस बात की, आप सोचिए, मैं आज 23 साल का था, मेरी उम्र 23 साल की थी और आज मैं 30 साल का हो गया। 23 साल की उम्र थी तब से मैं सतना में आ रहा हूँ और एक भी 7 साल के अंतराल में एक लड़की, एक लड़का इस तरीके से बात करने वाला तक हम नहीं बनाए और हम सपना देख रहे हैं दुश्मन से लड़ने की, दुश्मन को उखाड़ फेंकने की, दुश्मन को बाहर करने की। सोचिए आप किस जगह पर हम खड़े हैं आज की डेट पर, किस स्थान पर हम लोग आज खड़े हैं कि हम एक आदमी बोलने वाला नहीं तैयार कर पाए हैं, जबकि युद्ध में हो या आंदोलन में सैनिकों की जरूरत पड़ती है, सिपाहियों की जरूरत पड़ती है और हमारे पास में एक भी मंत्री बनने लायक नहीं है। सैनिकों को कमांडिंग करने के लिए, सैनिकों को नेतृत्व देने के लिए मंत्री होता है, सेनापति होता है और वो सेनापति सैनिकों को चलाने का काम करता है। और हम जिस समाज की खुशहाली, समृद्धि और उसे मजबूत करना चाहते हैं, उस समाज में, उस मध्य प्रदेश के समाज ने सतना जिले में एक सैनिक नहीं पैदा कर पाया, तो सेनापति तो दूर की बात है। साथियों, आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा? ये करना पड़ेगा आपको, हमको करना पड़ेगा, क्योंकि मैं जहां रहता हूं, सिवनी जिले में मैं रहता हूं, तो सिवनी जिले के लिए मेरी जिम्मेदारी है, अंशुल साहब मरकाम की जिम्मेदारी है, भोपाल में साधना रहती है, भोपाल की जिम्मेदारी है, सतना में आप लोग रहते हैं, ये आपकी धरती है, आपकी जवाबदारी है, तब जाके हम समाज को समृद्ध कर पाएंगे। सबको जवाबदारी लेना पड़ेगा, एक आदमी कहीं नहीं जा पाएगा। और यदि ऐसे हम भरोसे में बैठे रहेंगे कि मैं ही सब कुछ करूंगा, आप अकेले सब कुछ करेंगे साथियों, तो आपने देखा है इस समाज के 30 साल के गोंडवाना आंदोलन को, ये आंदोलन को कई भागों में विभक्त होते हुए, बढ़ते हुए, टूटते हुए देखा है कि नहीं देखा? क्यों देखा है? क्योंकि इस आंदोलन को संभालने वाले लोग नहीं है, क्योंकि जो संभलता है उसे तोड़ दिया जाता है और जो टूटते हैं उसे संभालने वाला कोई आदमी नहीं है। तो हमको संभालने वाला आदमी भी बनना पड़ेगा समाज में, और समाज में संभालने वाला भी पैदा करना पड़ेगा। मैं सतना की धरती पर आया हूं ताकि मेरा समाज